हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं अपने 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ का 15th लेक्चर। इस लेक्चर को थोड़ा हम लोग और इंटरेक्टिव बनाएंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको हम क्वेश्चन आंसर बताते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनके बारे में आपसे पूछेंगे और उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिएगा। एंड अगर आपको नहीं किसी का आंसर में आपको डाउट होता है तो उसको भी आप मेंशन कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हु इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन से अपने विच इज़ यूएन प्रोग्राम एंड नॉट स्पेशल एजेंसी। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आपको, ये एक तरह से किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही है, सीधे उठा के रखा गया यहाँ पे। तो इसमें आपको जैसे पूछ रहा है विच यूएन प्रोग्राम एंड नॉट स्पेशल एजेंसी। ठीक, तो वो है UNEP। ठीक है, वो है UNEP। वो एक यूएन प्रोग्राम है, लेकिन ये एक स्पेशल एजेंसी नहीं है। मतलब जैसे यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, जैसे इस तरह करके ये कोई एजेंसी नहीं है। इट्स जस्ट अ प्रोग्राम UNEP। ठीक है, अब आपको हमको इसमें बताना क्या है, इसमें आपको आंसर में लिखना है UNEP का फुल फॉर्म। ठीक है, UNEP का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल गॉन विद द विंड। तो ऑथर वाले क्वेश्चन, जैसे हमने आपको अभी तक 15th लेक्चर है, तो ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें ऑथर के बारे में पूछता है कि इस बुक के ऑथर कौन है, या ये पर्टिकुलर ऑथर ने कौन सी फेमस बुक लिखी। इस तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में आएंगे, मतलब पेपर में आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल गॉन विद द विंड, हवा के साथ चलने वाला। ठीक है, तो इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है चार्ल्स डिकेन। चार्ल्स डिकेन, DICKEN। तो इस तरह आप क्या है कि जो जैसे हम लोग लेक्चर हैं आप पढ़िए, उनको आप मेंशन भी करते आइए बुक और ऑथर के साथ, क्योंकि ये फेमस बुक्स हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, थर्ड क्वेश्चन अपना। विच मैमल रोल्स इटसेल्फ इनटू ए बॉल एट द टाइम ऑफ डेंजर। ठीक है, विच मैमल, कौन सा मैमल, कौन सा स्तनधारी जीव अपने आप को खतरे के समय किसी बॉल की तरह रोल कर लेता है। ठीक है, तो वो जानवर कौन सा है? वो जानवर है हेडगीहॉग। उस जानवर का नाम है हेडगीहॉग, HEDGEHOG। उस जानवर का नाम है हेडगीहॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। Which state has the largest forest area? Which state has the largest forest area? Which state has the largest forest area? तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश, MP इज़ हैविंग अ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। अब देखिए, अब आप ये तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया MP का है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेकंड लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, या और दो क्वेश्चन बताइए, एक सेकंड लार्जेस्ट एरिया, एक परसेंटेज वाइज लार्जेस्ट वेजिटेशन किस स्टेट में है। वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में है। ये दो के आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना। सूफी कलाम, a type of devotional music, is the characteristic of which state? सूफी कलाम क्या है? एक तरह का मतलब भक्ति संगीत है। ठीक है, एक तरह का डिवोशनल म्यूज़िक है, ईश्वर को, अल्लाह को, या ऐसे इनको गुरुद्वारा में जो बोले थे सब, जो गाने वहाँ लोग बजते हैं, भजन बजते हैं या अरदास होती है, तो ये क्या है? ये एक तरह से डिवोशनल म्यूजिक्स होती हैं। ठीक है, तो वही उसी तरह से क्वेश्चन है कि सूफी कलाम, अ टाइप ऑफ डिवोशनल म्यूजिक, इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट में गाया जाता है? तो उसका आंसर है कश्मीर। उसका आंसर है
कश्मीर, ठीक है, उसका आंसर है कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आते हैं हम लोग, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फॉर, हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फॉर। देखिए ये बोला है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात की जाती है, तो उसमें कौन सी चीज़ कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन जो है अभी तक ये एक तरह का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही है, ये अभी तक इम्प्लीमेंट किसी भी स्टेट में या पूरी तरह से नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, 7th क्वेश्चन, व्हेन सम डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर व्हाट विल बी द सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन क्या होगा जब कोई डिटर्जेंट किसी पानी में मिलाया जाता है, ठीक है, किसी पानी में आप सरफेस डिटर्जेंट पाउडर मिलाते हैं, तो उस केस में जो सरफेस टेंशन F/L फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो क्या होगा, तो वो आपका इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, तो आंसर है इंक्रीज़ होगा, आंसर है उसका इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द सिचुएशन विथ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन टर्म, व्हाट इज़ द सिचुएशन विथ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होने और अनएम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज़ होने में की सिचुएशन क्या सिचुएशन है, ठीक है, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन, सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि अंडमान निकोबार कैपिटल कौन सा है, वो है पोर्ट ब्लेयर। अब ये पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ये किस आइलैंड में लोकेटेड है, अंडमान निकोबार आइलैंड कई आइलैंड्स हैं, ठीक है, तो एक तो आंसर आप लोग ये बताइए कि अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड हैं, कितने आइलैंड एंड कितने हैं, नंबर ऑफ आइलैंड अंडमान निकोबार में कितने हैं, ठीक है। दूसरा आंसर हम बताएंगे कि जो पोर्ट ब्लेयर आइलैंड है वो किस आइलैंड में स्थित है, उपस्थित है या लोकेट है, ठीक है, तो वो है साउथ अंडमान में, जो पोर्ट ब्लेयर है वो साउथ अंडमान में है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड में आप आंसर बताइए कि मतलब कितने आइलैंड हैं, और आंसर हम बता रहे हैं कि पोर्ट ब्लेयर जो उनकी कैपिटल है वो साउथ अंडमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द तानसेन, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर। देखिए तानसेन के बारे में बताना, मतलब उनके बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई आदमी जानता है, ठीक है, तो आप ये पूछ रहा है कि उनका ओरिजिनल नाम क्या था तानसेन का, ठीक है, तो अब वो तो हम उस आंसर को बताने से पहले आप इसका आंसर एक बताइए कि अकबर के 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में बीरबल का ओरिजिनल नेम क्या था, अकबर के 9 रत्नों में बीरबल का ओरिजिनल नेम क्या था और वो कहाँ के राजा थे, ठीक है, और हम इसका आंसर बताते हैं कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन, तो तानसेन का ओरिजिनल नेम था रामतनु पांडे, ठीक है, रामतनु पांडे, तानसेन जी का ओरिजिनल नेम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच संस्कृत पोएट कॉल्ड एज द इंडियन शेक्सपियर, ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो कालिदास शेक्सपियर से बहुत पहले हुए थे, ठीक है, लेकिन क्या है कि हम
ब्रिटिश के अधीन रहे, इस वजह से उनका जो वर्चस्व था वो उस समय कभी दिखा नहीं, एक वर्ड को दिखा नहीं। अदरवाइज़ ये ऐसे स्टेट क्वेश्चन ना होते कि विच संस्कृत पोएट कॉल्ड एज द इंडियन शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर के लिए बोला जाता है कि विच इंग्लिश पोएट कॉल्ड एज द एट पर्टिकुलर कंट्री कालिदास। ठीक है, तो इसका आंसर है कालिदास, इसका आंसर है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग? फ्रॉग के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? तो आंसर है इसका 3, आंसर है 3। ठीक है, फ्रॉग के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट रिकॉर्डेड प्रेसिडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट? ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के तहत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट के ऊपर हो जाता है? ठीक है, तो वो है 42nd अमेंडमेंट के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो प्रेसिडेंस जो वो है उसकी वैल्यू है वो फंडामेंटल राइट से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 14 क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट लेक इन इंडिया? विच इज़ द बिगेस्ट लेक इन इंडिया? ठीक है, तो आंसर है बिगेस्ट लेक इंडिया में कौन सी सबसे बड़ी बिगेस्ट लेक? तो है चिल्का लेक, चिल्का लेक। ठीक है, इसका आंसर बताइए आपकी चिल्का लेक किस राज्य में स्थित है? चिल्का लेक किस राज्य में स्थित है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इंडियन रूलर इस्टेब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन? किस इंडियन रूलर ने जो इस्टेब्लिश की थी एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब इंडिया की जैसे इंडिया में आपने देखा होगा कि ये ब्राज़ील की एम्बेसी है या ये अमेरिका की है, जापान की है, तो ऐसे ही किस इंडियन रूलर ने अपनी एम्बेसी फॉरेन कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश की थी? तो वो थे टीपू सुल्तान, नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने इंडियन एम्बेसीज जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल इज गवर्न बाय विच प्रिंसिपल? ये आप लोगों ने अपने 9th में ये चीज़ पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। इसका आंसर है किस प्रिंसिपल के तहत भरे जाते हैं, 2, 8, 18 ऐसे करके। ठीक है, तो प्रिंसिपल है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के तहत जो एटम है वो ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आते हैं 17th क्वेश्चन, विच डेकेड इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर वीमेन? ठीक है, कौन सा डिकेड मतलब 10 ईयर्स का एक पैटर्न। ठीक है, तो उस जैसे मान लीजिए 2010 से 20, 1 से 10, ठीक है, तो ये डिकेड है। ठीक है, तो कौन सा डिकेड यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर वीमेन कहलाता है? ठीक है, तो है 1976 टू 85। ठीक है, 1976 टू 85 वाला जो डिकेड था वो यूनियन नेशन डिकेड फॉर वीमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, which agency has the power to declare any industrial unit as a potential sick unit? Which agency has the power to declare, कौन सी एजेंसी has the power to declare any industrial unit
एज ए पोटेंशियली सीक यूनिट। तो आंसर इसका है BIFR, BIFR, BIFR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द सदर्न इंडिया विच फ्लो इनटू अरेबियन सी, विच फ्लो इनटू अरेबियन सी। देखिए जनरली जो रिवर जितनी भी हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। सिर्फ ये दो रिवर हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये सदर्न इंडिया में साउथ इंडिया में बहती हैं। तो इन रिवर्स का नाम है नर्मदा एंड ताप्ती, नर्मदा एंड ताप्ती। ठीक है, अब आपको इन दो से रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब देना है कि नर्मदा का उद्गम मतलब ओरिजिन क्या है और एंड क्या है, और एज वेल एज ताप्ती नदी जो है उसका ओरिजिन और एंड कौन सा है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। व्हेन वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड, व्हेन वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड मतलब फली फूली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस समय में, कौन सा पीरियड था? ये एग्जैक्ट पीरियड तो नहीं बोलता कोई, मतलब एक बोलते हैं कि करीब करीब इस पीरियड में रही होगी। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस समय में फ्लरिश थी, मतलब थी? तो वो थी 2500 से 1750 BC, 2500 2500 टू 1750 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश थी। तो इस तरह अपना लेक्चर 15 अपना फिनिश होता है। और प्लीज़ जो इसमें हमने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इनको आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, और कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नेवर मिस टू डू कमेंट विद द राइट आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।